गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नातेदारी के बारे में अध्ययन करेंगे कि नातेदारी क्या है। अंग्रेजी भाषा के किनशिप शब्द की हिंदी संगोत्रता बंधुत्व नातेदारी स्वजन की गई है। नातेदारी विवाह जीवन के आधारभूत तथ्य हैं। विवाह से परिवार और परिवार से नातेदारी का जन्म होता है। सृष्टि के आरंभ से जिन बातों ने व्यक्ति को एकता के सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उनमें आर्थिक हित और समान सुरक्षा महत्वपूर्ण है। सामूहिक सुरक्षा की भावना ने ही कई छोटे मोटे संघों के निर्माण की प्रेरणा दी, जो परिवार से लेकर राष्ट्र तक हम देखते हैं। समान भाषा, धर्म, जाति एवं राष्ट्र के लोगों के बीच व्यक्ति अपने को अधिक सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन इनसे भी अधिक सुरक्षित वह अपने को नातेदारों में पाता है, जिनके साथ उसके सामाजिक, नैतिक, आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। वह राष्ट्रीयता, धर्म, प्रदेश सभी बदल सकता है, परंतु नातेदारी नहीं। तो नातेदारी का प्रत्येक समाज में अपना महत्व होता है। संबंध, पितृत्व, समाजीकरण, सहोदरता आदि जीवन के मूलभूत तथ्यों के साथ मानव व्यवहार का अध्ययन ही नातेदारी का अध्ययन है। मनुष्य समाज में जन्म के बाद से ही अनेक लोगों से संबंधित हो जाता है। इन संबंधों में रक्त एवं विवाह के आधार पर बने संबंध अधिक स्थायी एवं घनिष्ठ होते हैं। संबंधों का निर्माण मानव द्वारा की जाने वाली सामाजिक अंतःक्रिया का ही परिणाम है। जिन विशिष्ट सामाजिक संबंधों द्वारा मनुष्य बंधे होते हैं और जो संबंध समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं, उन्हें हम नातेदारी के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो नातेदारी की परिभाषा क्या है? चार्ल्स वेनिक ने नातेदारी को परिभाषित करते हुए लिखा है, नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ सकते हैं जो कि अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित हों। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है, जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरात्मक संबंधों का आधार है। डॉक्टर रिवर्स के अनुसार बंधुत्व की मेरी परिभाषा उस संबंध से है जो वंशावलियों के माध्यम से निर्धारित तथा वर्णित की जा सकती है। लूसी मेयर के अनुसार बंधुत्व में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाता है। रॉबिन फॉक्स के अनुसार नातेदारी की अत्यंत सरल परिभाषा यह है कि नातेदारी केवल मात्र स्वजन अर्थात वास्तविक, ख्यात अथवा कल्पित समरसता वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध है। उपयुक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से स्पष्ट है कि हम नातेदारी में उन व्यक्तियों को सम्मिलित करते हैं जिनसे हमारा संबंध वंशावली के आधार पर होता है, और वंशावली संबंध परिवार से पैदा होते हैं एवं परिवार पर ही निर्भर हैं। ऐसे संबंधों को समाज की स्वीकृति आवश्यक है। कभी कभी प्राणीशास्त्रीय रूप से संबंध न होने पर भी यदि उन संबंधों को समाज ने स्वीकार कर लिया तो वे हमारे नातेदार माने जाते हैं। जैसे गोद लिया हुआ पुत्र पिता का असली पुत्र नहीं है, परंतु उनके संबंधों को समाज ने स्वीकार कर लिया, अतः वे एक दूसरे के नातेदार माने जाते हैं। भारत में प्राचीन समय में विवाह के पूर्व ही किसी लड़की के होने वाला पुत्र या विवाह के बाद पति की स्वीकृति से दूसरे द्वारा उत्पन्न पुत्र, जिसे क्षेत्रज कहते थे, भी नातेदारी में सम्मिलित था। नातेदारी के भेद। सामाजिक संबंधों में से सार्वभौमिक और आधारभूत संबंध वे हैं जो प्रजनन पर आधारित होते हैं। प्रजनन की कामना दो प्रकार के संबंधों को जन्म देती है। माता पिता एवं संतानों के बीच, भाई बहनों के बीच संबंध, जिन्हें हम समरसता के संबंध कहते हैं। पति पत्नी के मध्य बनने वाले दोनों पक्षों के बीच बनने वाले संबंध को हम विवाह संबंधी कहते हैं। तो पहला है समरस संबंध। प्रजनन के आधार पर उत्पन्न होने वाले सामाजिक संबंधों में से एक प्रकार वह है जो रक्त या समरसता के आधार पर बनता है, जैसे माता पिता एवं संतानों के बीच का संबंध। संतानें माता पिता से वाहकानु ग्रहण करती हैं और ऐसी मान्यता है कि उनमें समान रक्त पाया जाता है। इसी प्रकार से भाई बहनों में भी समान रक्त संबंध होते हैं। एक व्यक्ति के माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मामा, नाना नानी, चाचा, बुआ आदि सभी रक्त संबंधी हैं, लेकिन रक्त संबंधियों के बीच सदा ही प्राणीशास्त्रीय संबंध होना आवश्यक नहीं है। उनके बीच काल्पनिक संबंध भी हो सकते हैं। इन संबंधों को यदि समाज स्वीकृति दे देता है तो वे वास्तविक संबंधों की तरह ही माने जाते हैं। अतः रक्त संबंधों में जैविकीय तथ्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि सामाजिक मान्यता का तथ्य। विभिन्न समाजों में हमें इसके अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। मलेशिया के ट्रोबियांडा द्वीप निवासियों में वास्तविक पिता कभी कभी अज्ञात होता है, लेकिन परंपरा अनुसार संतान का पिता वही माना जाता है जो उस लड़की से विवाह करता है। गोद लेने वाली प्रथा इसका सार्वभौमिक उदाहरण है। जिस व्यक्ति को गोद लिया जाता है उसके प्रति सभी जगह ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे वह जैविक रूप से उत्पन्न संतान हो। यदि वास्तविक रक्त संबंधी ऐसे संबंधों का आधार होता है तो हम कई संबंधियों को एक ही नाम से क्यों पुकारते? जैसे पिता की आयु व माता की आयु के लोगों को पिता या माता शब्दों द्वारा संबोधित क्यों करते हैं?
कुछ लोग जैविकीय संबंधों की तुलना में संबंधियों द्वारा निभाए गए अधिकार एवं कर्तव्य को अधिक महत्व देते हैं। मलेशिया के कुछ भागों में बच्चा किस परिवार का माना जाएगा, इसका निर्णय प्रसव की क्रिया से नहीं होता, वरन कुछ सामाजिक कृत्यों पर निर्भर करता है। वहाँ एक द्वीप में तो प्रसूता का जो व्यक्ति उसके कार्यों का मूल्य देता है, वही उसकी संतान का पिता कहलाता है। एक दूसरे द्वीप में वह व्यक्ति पिता बन जाता है जो गृह द्वार पर साइकस वृक्ष के पत्ते का आरोपण करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पितृत्व और मातृत्व सृजन एवं प्रसवन की शारीरिक क्रियाओं पर ही पूर्णतः आधारित नहीं है, वरन सामाजिक प्रथाओं पर भी निर्भर है। दूसरे हैं विवाह संबंधी। प्रजनन पर आधारित नातेदारी संबंधों में विवाह संबंध भी हैं, जो विषम लिंगियों के बीच समाज की स्वीकृति के परिणामस्वरूप स्थापित होता है। केवल पति पत्नी ही विवाह संबंधी नहीं है, वरन दोनों के परिवारों के अनेक संबंधी भी परस्पर विवाह संबंधी होते हैं, जैसे सास ससुर, ननद भौजाई, जीजा साली, साला संबंधी, साडू, फूफा, भाभी, बहू आदि। इन संबंधों को दो व्यक्तियों के संदर्भ में ही प्रकट किया जाता है, जैसे सास बहू, ससुर बहू, पति पत्नी, जीजा साली, मामा भांजा, मामी भांजी आदि। इन सभी संबंधियों के बीच का संबंध का आधार रक्त न होकर विवाह है। अब नातेदारी की श्रेणियाँ क्या क्या हैं? हमने जितने भी नातेदार हैं उन सब से हम समान रूप से संपर्क, निकटता एवं घनिष्ठता नहीं रखते। कुछ हमसे अधिक निकट हैं तो कुछ दूर। कुछ इस निकटता, घनिष्ठतम संपर्क के आधार पर हम नातेदारों को विभिन्न श्रेणियों में बांट सकते हैं, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, पंचम आदि। मर्डॉक ने नातेदारी की श्रेणियों को गहन अध्ययन किया। उनमें वो पहली श्रेणी बताते हैं प्राथमिक संबंधी। प्राथमिक संबंधी वे व्यक्ति हैं जिनसे हमारा सीधा संबंध है या जिनके संबंध को प्रकट करने के लिए कोई और संबंधी बीच में नहीं है। एक परिवार में 8 प्रकार के प्राथमिक संबंधी हो सकते हैं, जिनमें 7 रक्त से संबंधित है, एक विवाह से संबंधित होता है। पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, ये सभी रक्त संबंधी हैं। पति पत्नी का प्राथमिक संबंध विवाह पर आधारित है। द्वितीयक संबंधी वे हैं जो उपयुक्त प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति का दादा उसका द्वितीयक संबंधी है, क्योंकि दादा से पोते का संबंध पिता के द्वारा है, और पिता तथा पिता के पिता आपस में प्राथमिक संबंधी हैं। ये रक्त संबंधी द्वितीयक रिश्तेदार हैं। रक्त संबंधी द्वितीयक रिश्तेदारों के और उदाहरण हैं चाचा भतीजा, मामा, नानी, नाना आदि। विवाह द्वारा बने रिश्तेदारों में भी द्वितीयक संबंधियों में हम सास ससुर, साला बहनोई, साली, देवर भाभी आदि को गिन सकते हैं। मर्डॉक ने 33 प्रकार के द्वितीयक संबंधों का उल्लेख किया है। तृतीयक संबंधी वे हैं जो हमारे द्वितीयक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी हैं या हमारे प्राथमिक संबंधियों के द्वितीयक संबंधी हैं। पितामह हमारे तृतीयक संबंधी हैं, क्योंकि हमारे पिता प्राथमिक, हमारे पिता के पिता यानी दादा द्वितीयक, और दादा के पिता हमारे तृतीयक संबंधी कहलाएंगे। इसी तरह से साले का लड़का हमारा तृतीयक संबंधी होगा, क्योंकि साला हमारा द्वितीयक और उसका पुत्र तृतीयक होगा। मर्डॉक ने कुल 151 प्रकार के तृतीयक संबंधियों का उल्लेख किया है। तो इस प्रकार हम मर्डॉक का देखें तो प्राथमिक संबंधी 8 बताए, द्वितीयक 33 और तृतीयक 151 प्रकार के संबंधियों का उन्होंने उल्लेख किया है। इस प्रकार संबंधों की यह श्रृंखला हम चतुर्थ, पंचम, षष्टम और आगे भी ले सकते हैं। अब नातेदारी संज्ञाएं। मजूमदार और मदान के शब्दों में संगोत्र सूचक शब्द ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के संबंधों के उल्लेख के लिए किया जाता है। जब हम किन्हीं लोगों के नातेदारी के नियमों तथा व्यवहारों को समझना चाहते हैं तो हमें ये अवश्य ही पूछना होगा कि वे स्वजनों को किस प्रकार वर्गीकृत करते हैं, उनमें भेद किस आधार पर करते हैं तथा उनको पुकारने के लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। नातेदारों को संबोधित करने के संज्ञा शब्द उनको विभिन्न श्रेणियों और उपश्रेणियों में विभाजित करते हैं। कभी कभी यह विभाजन सामाजिक वास्तविकता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है और कभी कभी नहीं भी। तो अब हम इनकी उसका देखेंगे संज्ञाएं। तो विशिष्ट वर्णात्मक या व्यक्तिकात्मक शब्द यथार्थ संबंध सूचक होते हैं और केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होते हैं जिनके संदर्भ में या तो जिनको संबोधित करते हुए बात की जाती है। जैसे जब हम कहते हैं पिताजी, तब हमारा अर्थ एक विशिष्ट संबंधी से है जो समाज में पिता के संबंध से जाना जाता है। दूसरा प्रकार है वर्गात्मक संबंधी। इसके विपरीत वर्गात्मक के अंतर्गत एक शाखे में भिन्न शाखे कई व्यक्तियों प्राय विवाह मूलक संबंधियों के लिए एक ही संबंध सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। संबंध सूचक शब्द इन सभी संबंधियों को एक वर्ग के रूप में समान मानता है। जैसे
असम के सेमानागा अजा शब्द का प्रयोग माँ, पिता के भाई की पत्नी, मौसी आदि तीनों प्रकार के संबंधियों के लिए करते हैं। अपू शब्द का प्रयोग पिता, पिता के भाई या माँ की बहन के पति के लिए किया जाता है। आमी शब्द बुआ और सास के लिए प्रयुक्त होता है। कुकी लोगों में हेपू शब्द का प्रयोग दादा, नाना, मामा, ससुर के लिए होता है। अंगामी नागाओं में भूरी शब्द बड़े भाई, पत्नी की बहन, ज्येष्ठ उनकी पत्नी के लिए होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि विपरीत लिंगीय सदस्यों के लिए भी एक ही शब्द काम में लिया जाता है। अंग्रेजी में हम कजिन शब्द का प्रयोग चचेरे, मुमेरे, फुफेरे, मौसेरे भाई बहनों के लिए करते हैं। अंकल शब्द का प्रयोग पिता के भाई, मामा, फूफा, मौसा आदि के लिए करते हैं। डॉक्टर रिवर्स ने संबंध सूचक संज्ञाओं की एक तीसरी पद्धति का उल्लेख किया है, जिसका प्रयोग जैविक परिवार के सदस्य आपस में करते हैं। तो इस प्रकार हमने नातेदारी में नातेदारी का अर्थ देखा, परिभाषाएं देखी, नातेदारी के प्रकार देखे और इसकी संज्ञाओं का अध्ययन किया। धन्यवाद।